केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड क्लास 12 के पास्ट पेपर 2019 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर के सेक्शन बी को देख रहे हैं जो कि 21 मार्क्स का है और ये चैप्टर 13, 14, 21 to 24 तक के सवालात पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख रहे हैं, आंसर एनी 7 पार्ट्स। टोटल 10 सवाल दिए गए होते हैं, उसमें से 7 पार्ट्स करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे आपके लिए करेंगे और तमाम जो पार्ट्स हैं उनके इक्वल मार्क्स होते हैं, यानी कि 3 मार्क्स हैं हर एक क्वेश्चन के और इसको मल्टीप्लाई करें 7 से तो 21 मार्क्स का ये सेक्शन बी बनता है। यहाँ पर एक पार्ट हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या है, सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव 2 रीजंस। 2 वजूहात बयान करनी है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा असासी खासियत रखता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो आंसर में हमने ये 2 रीजंस इस तरह से लिख देनी है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्साइड आयन होते हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं या इजीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड रीज़न हम देख रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड के केस में इस सॉलिड सोडियम ऑक्साइड को इकट्ठा रहना पड़ता है, किसकी अट्रैक्शन की वजह से, सोडियम प्लस जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है और ऑक्साइड -2 चार्ज की वजह से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में क्या होता है कि जो 2 आयंस हैं उनकी किस वजह से अट्रैक्शन होती है, +2 और -2 या 2+ और 2- भी हम लिख सकते हैं। इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इनको तोड़ा जा सके, इसलिए ये वीकर बेस होते हैं या कम असासी नेचर होती है इनकी। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एन एक्वस solution if its electronic configuration is AR3D5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट को एक डाइवेलेंट आयन की जो कि एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है। तो आंसर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर पहले हमें पता होना चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर जो है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बनते हैं, 25 बनते हैं, क्योंकि आर्गोन का जो है वो हम इक्वल करते हैं 20 के और 5 ये इलेक्ट्रॉन या 5 प्रोटॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं तो उतने ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो 20 + 5 जब हम करेंगे तो 25 इसका एटॉमिक नंबर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी जाएगी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 बनती है। जबकि हमें क्या चाहिए, मैंगनीज 2+ चाहिए। तो डाइवेलेंट आयन में तब्दील करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से ये 4s2 हमें निकालना पड़ेगा और बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी और इसके नतीजे में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फार्मूला लिखेंगे, μ = √n ब्रैकेट n + 2। बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने इस तरह से यहाँ पर जवाब की सूरत में लिख दिया है जो कि 5.9 bm है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है, डिफाइन द टर्म्स डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को डिफाइन करना है। व्हाट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेट टू दीज प्रॉपर्टीज। और ऐसे क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं इन खसूसियात के साथ। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इस तरह से डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, दो सब्सटेंसेस विच आर, यानी कि वो चीज़ें जो कि वीकली रिपेल हों, कशिश ना रखें बल्कि वीकली रिपेल हों, दूर जाएं किससे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इस बिहेवियर को डायमैग्नेटिक बिहेवियर कहा जाता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है, वो चीज़ें जो वीकली अट्रैक्ट हों या कशिश की कुव्वत रखें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है और इस खसूसियत को पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहा जाता है।
किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर जो खास फीचर होता है जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर से, उसको हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी है। तो एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या चाहिए होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है? स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये बढ़ता ही चला जाता है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने एक टेबल सा ड्रॉ किया हुआ है, आयन यहाँ पर लिखे हुए हैं और 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर शुमार कर दिया है इस टेबल के अंदर कि इनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो स्कैंडियम 3+ ट्राइवेलेंट एक आयन है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है अनपेयर्ड, तो यहाँ 0 लिख दिया है। टाइटेनियम के अंदर 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया है। वेनेडियम, इसी तरह से क्रोमियम से हम जब नीचे आयरन तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक एरो लगा दिया है और लिख दिया है इंक्रीज इन मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि अगर हम नीचे की तरफ इस टेबल के जाते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डिफाइन कमोडिटी केमिकल्स। हमने डेफिनेशन देनी है कमोडिटी केमिकल्स के बारे में, और इसका ये ए पार्ट है, जबकि फोर्थ का ही बी पार्ट हम देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी केमिकल, गिव रीजन। हमने वजूहात देनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कमोडिटी केमिकल के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे। कमोडिटी केमिकल्स जो हैं, या बल्क कमोडिटीज भी इनको कहते हैं, या बल्क में केमिकल्स मौजूद हों, यानी कि बहुत ढेर सारी अमाउंट में जब केमिकल्स मौजूद हों तो उनको बल्क कमोडिटीज भी कह सकते हैं। और ये वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनको बहुत सारे कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता है, और इस तरह से ये लो वैल्यूड होते हैं, यानी कि कम कीमत हो सकते हैं। अब बी पार्ट पे आते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस हवाले से क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो 2 रीजंस हमने यहाँ पर लिख दी हैं, 1 और 2 करके। 2 रीजंस हमने इसलिए दी हैं क्योंकि अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1 मार्क्स की हमारी ये डेफिनेशन थी। फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट का 1 नंबर है, जबकि बी पार्ट का हम देख रहे हैं 2 नंबर हैं। तो इसलिए यहाँ हमने 2 रीजंस दी हैं। तो चले हम रीजंस की तरफ चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसको बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है इसलिए कि इस्तेमाल होता है ये बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर, ड्रग्स यानी कि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, पेंट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट्स के अंदर इसको बनाने के लिए डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जा रहा होता है, और कागज़ को बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा जगहों पे मांग है। तो यही वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को लार्ज क्वांटिटी में बना लिया जाता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस के अंदर। सेकेंड रीज़न अगर देखें तो इसको इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर, मेटलर्जी के अंदर यानी कि धातकारी के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 वजूहात हैं कि ये कमोडिटी केमिकल में बहुत अहमियत रखता है। फिफ्थ अगर क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कीपिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वार्म, व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड। तो पानी के कतरे जो हैं वो ग्रीन हाउस एक तरह से गैस में शुमार होते हैं। वेपर्स जो होते हैं, पानी के जो बुखारात होते हैं, उनको अगर हम कहें कि ग्रीन हाउस गैस है तो वो गलत नहीं होगा, और वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं किसके लिए? थर्मल रेडिएशन को जज्ब करने के लिए, जो ज़मीन की सरफेस पे मौजूद हैं, एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक ख़ास किरदार है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करती है बहुत सारी उन रेडिएशंस को जिनको पानी के बखारात जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और यहाँ ये बात भी है कि वाटर वेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़मीन के ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, और अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये 60
फीसद वार्मिंग इफेक्ट के देने में हिस्सा ले रहे हैं। 6 क्वेश्चन अगर देखें तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पर मौजूद हैं। व्हाट इज टीएमएस, टीएमएस क्या है, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीएमएस इन एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर टीएमएस का क्या किरदार है, तो इसको हमने यहाँ पर बी पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने व्हाट इज टीएमएस को यहाँ पर आंसर दे दिया है कि टेट्रा मिथाइल साइलेन, बेसिकली इसको एब्रीविएट किया जाता है टीएमएस के तौर पे। ये एक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है SiCH3 4। इसको बेहतर तौर पे हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये एक सिंपलेस्ट टेट्रा ऑर्गेनोसाइलेन है। इसका किरदार अगर यहाँ पर देखें कि एनएमआर में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो टेट्रामिथाइल साइलेन जो है उसको ले लिया जाता है इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे, और इससे पैमाइश की जाती है केमिकल शिफ्ट की फॉर 1 प्रोटॉन। टीएमएस के अपने जो हैं 12 प्रोटॉन्स होते हैं जो कि तमाम के तमाम इक्वल होते हैं और 4 कार्बन के साथ मौजूद होते हैं, और ये चारों कार्बन भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो स्पेक्ट्रम के अंदर देता है, जो कि उस पूरी रेंज से बाहर मौजूद होता है। जो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं उन सब के बाहर मौजूद होता है। ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी सिग्नल होते हैं उनसे बाहर मौजूद होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं टीएमएस यहाँ 0 पे मौजूद है। ये बाकी इन तमाम सिग्नल से, जो कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम है किसका, एथेनॉल का, इन सब से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से अलहदा से बाहर मौजूद है। 7 क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। तो सबसे पहले हेडिंग दे दी है पॉलीसेकेराइड की। ये बहुत लंबी लंबी चेन के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, और ख़ास तौर पे इनको पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स का नाम भी दिया जाता है, जो कि मोनोसेकेराइड के यूनिट्स के इकट्ठा होने पे बनते हैं। और इनके दरमियान जो लिंकेज होता है, जिस तरह की ये मौजूद है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं वाटर यानी कि पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस देते हैं। ख़ास किस्म के एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एमाइलेज हम यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं। और हाइड्रोलिसिस होने पे ये छोटे छोटे शुगर के मोनोसेकेराइड यूनिट या फिर ओलिगोसेकेराइड के यूनिट में तब्दील हो जाते हैं। ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर सेलुलोज का स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसका सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, और हर एक यूनिट के दरमियान में ये हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आ रहा है। 8 क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन ए और बी पार्ट हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ अदर हैलोजेंस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ सलाहियत कम है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो होती है, या वो हम कह सकते हैं खसूसियत है किसी भी एटम की, जब गैशियस कंडीशन के अंदर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा हो। तो फ्लोरीन की ये कम है बाकी हैलोजेंस के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जवाब में देख लेते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है बाकी हैलोजन से। ये इसलिए है क्योंकि साइज फ्लोरीन का बहुत छोटा है एज कंपेयर टू तमाम जो बाकी हैलोजन है उनसे, और इस छोटे साइज की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म की इनर रिपल्जन्स होती हैं। अंदर जो है वो दफ़ा की कुव्वतें मौजूद होती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, इसलिए बाहर से कोई भी आने वाला इलेक्ट्रॉन उन दफ़ा की कुव्वतों की वजह से न्यूक्लियस की तरफ कशिश की कुव्वत नहीं महसूस कर पाता। तो बी पार्ट हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन हैज़ द लीस्ट बॉन्ड इंथैल्पी अमंग हैलोजेंस। अगेन इसके जवाब में भी इसकी इंपॉर्टेंट जो रीज़न आ रही है वो यही है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर आर स्ट्रॉन्ग इनर रिपल्जन्स अमंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूती से उसके वॉल्यूम के अंदर कॉम्पैक्ट होते हैं, और इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होती हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा की कुव्वतें होती हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो कि बॉन्ड नहीं बनाए हुए होते, इसलिए इनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो सबसे कम है, यानी कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम है।
नाइन्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वाई आर द टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन नॉट हाइड्रोलाइज्ड वाइल दोज ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम एंड स्टेनस गेट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। कार्बन के टेट्राहेलाइड्स जो हैं पानी में जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम और स्टेनस के हो जाते हैं। क्या वजह है? तो कार्बन का टेट्राहेलाइड है CCl4। ये जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं देता क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड और स्टेनस टेट्राक्लोराइड के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये इस्तेमाल हो सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के लिए। यही वजह है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से हाइड्रोलाइसिस हो पाती है, लेकिन CCl4 के अंदर चूंकि डी ऑर्बिटल एम्प्टी मौजूद नहीं है या वैकेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोलाइसिस नहीं दे पाता। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो रिएक्शन विद वाटर। इसका पानी के साथ कोई भी केमियाई तामुल नहीं होता। अगर पानी इसमें डाला जाए तो सिंपली वो एक अलहदा से लेयर बना देता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अलहदा से नीचे लेयर बन जाती है और पानी उसके ऊपर एक तह बना लेता है। 10th क्वेश्चन के हम दो पार्ट्स देख रहे हैं। ए पार्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने जवाब लिख दिया है। और बी पार्ट है राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम और इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। पहले हम ए पार्ट का यहाँ आंसर देते हैं कि लिगेंड जो है वो आम तौर पर ये सोचा जाता है और बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और ये खींचे चले जाते हैं मेटल की तरफ, जो कि सेंटर में मौजूद होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को बनाते हुए। और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। और बी पार्ट का हमने यहाँ पर आंसर दे दिया है, स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को, और इसको एब्रिविएट भी अक्सर किया जाता है EDTA की फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख देते हैं EDTA। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का यहाँ स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है और नेम भी लिख दिया है।